नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जो कि इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुका है और जाहिर सी बात है आर्टिकल 21 जिसमें हमें जीने के अधिकार के बारे में समझाया जाता है, तो क्या हमें इच्छा मृत्यु का भी उसमें कोई अधिकार है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक समय दर समय अपनी कुछ व्याख्या विचार प्रकट करते हुए चली आ रही है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये हरीश राणा केस क्या है। हरीश राणा केस एक बहुत सिंपल सा केस है। एक बच्चा जो गिरता है हॉस्टल की छत पे से और लगभग 13 साल से ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो बॉडी उसकी रिकवर होती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसी कंडीशन है कि वो ना तो चल सकता है ना बोल सकता है, दिमाग वर्किंग नहीं है और उसे मशीनों के सहारे पिछले लंबे अरसे से जिंदा रखा गया। हालांकि इस अवस्था के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है, पेरेंट्स की कमर भी टूटती है अपने जवान बच्चे को बिस्तर पे पड़े हुए देख करके और लंबे अरसे से ऐसी अवस्था देख करके दिन प्रतिदिन होने वाली माता पिता की पीड़ा और बच्चे की असहनीय परिस्थिति को देखकर इच्छा मृत्यु के लिए उनके माँ बाप कोर्ट में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद लंबे समय तक इन्होंने अप्लाई करे रखा, बार बार वकीलों दर वकील बार बार चीजें बदली और फाइनली कोर्ट ने एक फैसला दिया यूथनेशिया का। यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु का। यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु एक ऐसी अवस्था जिसमें माता पिता या परिवारजन या खुद पेशेंट यदि चाहे और अपनी ऐसी अवस्था या लाइलाज बीमारी जो लंबे अरसे से चल रही है जिसमें व्यक्ति की बॉडी मूवमेंट्स नहीं है, खुद से खा नहीं सकता और दूसरों पर आश्रित है या मशीनों पर जिंदा है, उस अवस्था में कोर्ट उसे इच्छा मृत्यु की परमिशन देती है। क्या इतना आसान है कि इच्छा मृत्यु कर दिया, पास कर दिया और बंदों ने जाके उसे मार दिया? ऐसा भी नहीं है, इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हरीश राणा को इच्छा मृत्यु को मारने के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी दिशा निर्देश दिए जिसमें मोटे मोटे 2-4 पॉइंट समझने। सबसे पहला, इसे एम्स में सरकारी हॉस्पिटल्स की परमिशन लेने के बाद, चेक करने के बाद कि हाँ भाई ये प्रॉपर रियल है कि ये अब अपनी अवस्था से खराब हो चुके हैं, नहीं कर पाएंगे, जीवन में रिकवरी नहीं है, इसीलिए कोर्ट में डॉक्टर्स के सामने इन्हें पैसिव यूथनेशिया दिया जाएगा। पैसिव यूथनेशिया क्या है उसे जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है यूथनेशिया की एक जो लीगल टर्म है, लीगल टर्म या फिर ऑफिशियल टर्म क्या है। यूथनेशिया क्या है? एक ऐसी इंटेंशनल एंडिंग है, इंटेंशनल यानी जानबूझकर व्यक्ति के जीवन का अंत करना है ताकि उसे रिलीव यानी छुटकारा दिलाया जा सके उन यातनाओं से, सफरिंग्स से जिसकी वजह से वो अपने जीवन में एक नॉर्मल इंसान का जीवन नहीं जी सकता। और ये अवस्थाएं कब आती हैं? जब एक पर्सन को कोई सीरियस बीमारी है, कोई लाइलाज बीमारी है या कुछ ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, यानी कि बीमारी है और ठीक नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में जब वो एक्सट्रीम पेन से गुजर रहा है तब उसे कोर्ट के द्वारा परमिशन दी जाती है। क्या ऐसी बहुत सारी परमिशन लोगों को मिली हुई हैं कि जरा सा स्ट्रेस में हुए या कुछ हुआ उन्होंने परमिशन मांग ली? नहीं, ये केवल और केवल 2 या 3 केसेस ही ऐसे हैं जिन्हें भारत में परमिशन दी गई है, अन्यथा ये ऐसी परमिशन नहीं दी जाती। लाइलाज बीमारी की अवस्था में जिसमें व्यक्ति अपना नॉर्मल जीवन नहीं जी पा रहा, मशीनों के सहारे जिंदा है, उस अवस्था में ये परमिशन दी जाती है। अब याद रखना, इसी को दूसरे शब्दों में गुड डेथ या इजी डेथ के नाम से जाना जाता है। गुड डेथ या इजी डेथ, ये एक लिटरली टर्म। अब अगर बात की जाए तो 4 प्रकार के यूथनेशिया होते हैं, 4 प्रकार के इसके तरीके होते हैं। सबसे पहला है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? एक ऐसी मृत्यु या इच्छा मृत्यु जिसमें मृत्यु देने के लिए डॉक्टर्स उसको कोई जहर का इंजेक्शन या कुछ ऐसा इंजेक्शन दे देंगे जिसमें व्यक्ति मर जाए। ये एक्टिव यूथनेशिया भारत में लागू नहीं है, बहुत सारे देशों में इसे परमिशन है लेकिन भारत में इसे नहीं माना जाता है। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है कि एक व्यक्ति जो बीमार पड़ा है उसके शरीर में से वे सभी मशीन या उपकरण जो लगाए गए जिससे उसे जबरदस्ती जिंदा रखा गया, उन उपकरणों को सम्मान के साथ हटा लिया जाता है और उस व्यक्ति को नेचुरल डेथ देने का प्रयास किया जाता है कि भाई बंदा मरेगा तो नेचुरली मरेगा, हम उसके अंदर एक्टिवली कोई एक्शन नहीं लेंगे। तीसरा है वॉलंटरी, स्वयं इच्छा से पेशेंट खुद ही कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं नहीं जी पा रहा हूं, मुझे मृत्यु दी जाए। दूसरा है नॉन वॉलंटरी, जब पेशेंट इच्छा ही नहीं है या उसे पता ही नहीं है, परमिशन देने की अवस्था ही नहीं है। आपको पता है ये यूथनेशिया का प्रोग्राम कई जगह ऐसी भी अवस्थाओं में होता है जहां पे गर्भ में बच्चा है,
याद रखना, गर्भपात भारत में एक अपराध है, और गर्भपात अपराध है तो गर्भ में बच्चा है, लेकिन कोर्ट से सामने जब कोई माता पिता ये प्रेजेंट करते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएगा, या इसके हाथ पैर ढंग से ग्रो नहीं हुए हैं, टेस्टों में पता चल रहा है कि भाई इसकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती है, उस अवस्था में भी कोर्ट उसे इच्छा मृत्यु या फिर एक परमिशन दे देता है यूथनेसिया की कि हाँ भाई इन्हें मार दिया जाए। अब ऐसी अवस्था में याद रखना, कोमा में यदि कोई है या फिर कोई व्यक्ति मानसिक ब्रेन डेड है, इन्फेंट छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है लेकिन वो बस बीमार हैं, और ऐसी लीगल अथॉरिटीज जो हैं ये बेसिकली परमिट करती हैं जिसके अंदर उसे नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनवॉलंटरी यूथनेशिया। अब कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि अगर ऐसी अवस्था आती है जिसके अंदर बॉडी वर्किंग नहीं, तो वो खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं जानबूझकर कोर्ट के आगे कि भाई अगर ऐसी अवस्था आती है तो पहले ही मुझे क्या कर दिया जाए, मृत्यु दे दी जाए। भारत में ये भी इलीगल है, सारी की सारी यूथनेशिया इलीगल है, केवल पैसिव यूथनेशिया को यदि छोड़ दिया जाए, वो भी अंडर मेडिकल टर्म्स और अंडर मेडिकल कहते हैं ना कंडीशंस, अंडर मेडिकल कंडीशन। अब अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ज्यादा लंबा नहीं जाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यह समझना है, हालांकि यूथनेशिया पुराने समय में ग्रीस में, रोम में लंबे समय से ये चलता आ रहा है और उसके ऊपर नैतिकता और अनैतिकता की बात की जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि नाजी का यूथनेशिया एक प्रोग्राम चला था। नाजी जर्मनी की बात कर रहे हैं, और जर्मनी से आप सही समझ रहे हैं हिटलर की बात की जा रही है। तो उस समय में एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक प्रोग्रामिक सिस्टम था कि जो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है उसे मार दो, एबनॉर्मल है मार दो। एक्टिव यूथनेशिया वहां पर था। एक्टिव यूथनेशिया यानी कि डॉक्टर्स या लोग उसको नशे का, जहर का इंजेक्शन दे देते थे जिससे इंसान की मृत्यु एक्सट्रीम एकदम से हो जाती थी। क्या कौन कौन से देशों में एक्टिव यूथनेशिया है? एक्टिव यूथनेशिया वैसे सभी देशों में ज्यादातर वैलिड नहीं है, लेकिन नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और कुछ स्टेट्स यूएसए की हैं जहां पर एक्टिव यूथनेशिया को स्वीकार किया जाता है। इनफैक्ट किसी को मृत्यु दंड भी दिया जाता है, वहां पे एक्टिव यूथनेशिया की तरह इंजेक्शन लगा दिया जाता है जहर का कि बंदे का जीवन अंत हो जाए, इसमें मृत्यु करने वाला व्यक्ति सामने होता है। ज्यादातर देशों में अभी भी एक्टिव यूथनेशिया को स्वीकार नहीं किया जाता है। अब हम अगर आगे बढ़े तो क्या एक्टिव यूथनेशिया की बात करें या यूथनेशिया की बात करें, तो इस इच्छा मृत्यु के अंदर हरीश राणे का जो केस है, जिससे सरकार ने परमिशन दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी कि ठीक है, इसे पैसिव यूथनेशिया यानी सम्मान पूर्वक उसकी बॉडी पे से इक्विपमेंट हटा लो, नेचुरल डेथ होने दो, उस अवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया। लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एग्री किया है? क्या इससे पहले भी कोई केसेस हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग शोर मचा रहे हैं कि पहली बार हुआ, पहली बार हुआ, लेकिन ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है। हमने थंबनेल भी लगाया है पहली बार का, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप ज्यादा पीछे ना जाए तो अरुणा शानबाग केस को समझना है, अरुणा शानबाग केस को समझना है, फिर मैं इसके लैंडमार्क केस के डिसीजन के बारे में बताऊंगा। अरुणा शानबाग कौन थी? अरुणा शानबाग जो थी किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर एक टाइम पीरियड में नर्स हुआ करती थी। नर्स जब थे तो उन्होंने वार्ड बॉय से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने उन्हें बुरी तरह पीटा, इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके ब्रेन को डैमेज कर दिया, ब्रेन डैमेज कर दिया, और वो ऐसी मेडिकल अवस्था में आ गई कि वो जी नहीं पा रही थी, यानी कि उनकी हालत खराब हो गई थी। 42 साल तक उन्होंने सेम हॉस्पिटल के अंदर, सेम हॉस्पिटल में जीवन बिताए, या ये कहिए कि एक ऐसी अवस्था में रहे जिसमें ना तो वो जीवित थे ना ही मृत थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जब उनको वार्ड बॉय ने पीटा था तो उनका गला कुत्ते को बांधने वाली चेन से इतनी बुरी तरीके से घोंट दिया कि उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिससे ब्रेन का डेथ हो गया। और ऐसी अवस्था में ना वो चल सकती थी, ना फिर सकती थी, ना समझ सकती थी, ना देख सकती थी। लेकिन बस एक कंडीशन थी कि वो भोजन उनको मुंह से फीड करा जाता था और भोजन जो था वो डाइजेस्ट हो रहा था। अब ऐसे में क्या वो मर चुके थे? नहीं। क्या वो गड़बड़ था कुछ? लेकिन इतना था कि वो एक ऐसी अवस्था में थे जिसे हम पीवीएस कहते हैं। पीवीएस का मतलब होता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अब इस हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे 42 साल यानी लंबे समय तक रहे। 2011 के अंदर एक डिसीजन आता है, यहाँ पे एक 2009 की बात करते हैं। पिंकी वीरानी जो कि एक जर्नलिस्ट भी थे, एक बेसिकली किताब की लेखक भी थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, रिक्वेस्ट किया
कि लंबे समय तक ये हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में ऐसी अवस्था के अंदर है जिसके अंदर अब ये चल फिर नहीं सकती, जीवित नहीं है, तो इनको यूथनेशिया की परमिशन दी जाए, यूथनेशिया की इन्हें मार देना चाहिए। अब ऐसे में पिंकी वीरानी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन दी थी कोर्ट को कि भाई ये एक तरीके से इनका भी कोई सपोर्टिव नहीं है और ये एक तरीके से हॉस्पिटल पर ही जीवित है। हालांकि इन्हीं के हॉस्पिटल की नर्सेज ने प्रॉपरली इसका विरोध किया कि वो जीवित हैं, ये किसी मेडिकल मशीन्स पे नहीं है, कोमा में है और ऐसी अवस्था में फूड इनके मुंह से डाला जा रहा है और वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है। इस अवस्था में कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की परमिशन का सजेशन दिया था। ये याद रखना, हत्या का आदेश नहीं दिया था, सजेशन दिया था, एक तरीके से डिस्कशन के अंदर अपनी राय दी थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब ऐसे में पिंकी वीरानी जी का जो फाइल्ड केस था वो एक तरीके से मुद्दे का इशू बन गया कि हाँ भाई ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो उस केस को ध्यान में रखकर फर्दर डिसीजंस को आर्टिकल 21 में जोड़ने का प्रयास किया गया। अब आगे बात आती है, हालांकि ये जो हमारी क्या नाम है अरुणा शानबाग जी, इनकी मृत्यु हुई थी 18 मई 2015 को निमोनिया की वजह से। इनको किसी ने हत्या नहीं की थी और अप्लाई किया गया था 2009 में और ये केस है 27 नवंबर 1973 का। 1973 में इनके साथ इंसिडेंट हुआ था और तब से ये हॉस्पिटल में थे 42 साल तक। अब आ जाती है अगली कंडीशन क्या कि भाई शानबाग केस समझ गए, इसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट ने कहा कि ऐसा होना चाहिए या कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए याद रखना 1973 का केस 2009 में कोर्ट के सामने आता है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सिर्फ अपने वर्डिक्ट्स व्यूज दिए जाते हैं। फाइनली 2011 के अंदर फिर से ये बात नहीं होती है, लेकिन सारी बातों को छोड़ने के बाद 2018 में इस केस के अंदर, केस का नाम याद रखना है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस समय में इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया 2018 में लिविंग विल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल का, यानी अवस्था नहीं है किसी की, तो लिविंग विल क्या करती है, अलाउ करती है पीपल को, वो डिक्लेयर कर सकते हैं एडवांस में कि वो जीना नहीं चाहते हैं अगर वो ऐसी किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं जिनमें इनकी शरीर में कोई मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है या कोमा जैसी स्टेज है जिसमें खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। उस अवस्था के अंदर यूथनेशिया को पहली बार 2018 में इस केस के अंतर्गत स्वीकार किया गया, ठीक है जी, पहली बार स्वीकार किया गया। अब इसके बाद में कुछ एथिकल डिबेट्स भी थी, कुछ एथिकल थी, कुछ अगेंस्ट थी। एथिकल डिबेट्स में आर्गुमेंट दिया गया राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि किसी को मृत्यु दंड या मृत्यु का परमिशन दिया जा रहा है तो वो सम्मान पूर्वक होना चाहिए, हॉस्पिटल के चेकअप्स की रिपोर्ट होनी चाहिए, डॉक्टर का टीम होगा, स्टाफ होगा, कई लोगों के सामने उसे अप्लाई किया जाएगा। इसमें सम्मान पूर्वक व्यक्ति को सफरिंग से निकाल लिया जाएगा और रिलीव किया जाएगा अनबियरेबल सफरिंग से, यानी कि उसकी मृत्यु दी जाएगी लेकिन किसी भी प्रकार से उसके लिए एक तरीके से अपमान या ऐसी ब्रूटलिटी नहीं की जाएगी जिससे इंसान को बेसिकली अपमानित किया जा सके। याद रखने योग्य बात है, ये तभी होगा जब लंबे समय की समस्या होगी और रिस्पेक्ट होनी चाहिए पेशेंट की, ये बात ध्यान रखी जाए। अब इसमें कुछ आर्गुमेंट अगेंस्ट भी थे कि पहली चीज तो अगेंस्ट में ये बोली गई कि ये जीवन के अधिकार के खिलाफ बात है। दूसरा पॉइंट बोला गया कि इसका पॉसिबल मिसयूज हो जाए, पॉसिबिलिटी है मिसयूज की, बहुत सारे लोग ऐसे पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं लेकिन मिसयूज का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं होगी हॉस्पिटल, पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति बेशक किसी भी पोस्ट पे है वो अपनी मर्जी से किसी को यूथनेशिया नहीं दे सकता है, यानी इच्छा मृत्यु की बात नहीं कर सकता है। इसमें डॉक्टर्स सिर्फ लाइफ बचाने के लिए है, ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में थे। और फिर बहुत सारी बातें आई कि लोग जो भी डिसेबल हो जाएंगे तो घर वाले उसे मारने की सोचेंगे कि एक पिंड छूटे, मतलब बोझ खत्म हो। लेकिन इस बात पर फिर आर्टिकल 21 को और ज्यादा व्याख्या किया गया। आर्टिकल 21 में एक सिंपल तरीके से बात की जाए तो आर्टिकल 21 यहां पर एक लाइन कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। हालांकि इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं लेकिन यहां पे एक छोटा इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट यह है कि पूरी तरीके से उसे सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 21 और 22 में इन केसेस की क्रोनोलॉजी को देखते हुए, हरीश राणा जैसे केसेस को देखते हुए डाई विद डिग्निटी के पॉइंट को भी ऐड किया गया। डाई विद डिग्निटी जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति परमिशन मांग रहा है कोर्ट से लंबे समय से चलती हुई टर्मिनली इल वाली कंडीशन में तो उसे यह अधिकार दिया गया
है। आर्टिकल 21 और 22 के दोनों सेक्शंस को यहां पे कवर किया जाता है। अब इसमें हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस भी थे संविधान को लेकर के, जिसको अगर बात किया जाए तो सिर्फ एक चीज ध्यान देना है, राइट टू लाइफ डज नॉट मीन राइट टू डाई। क्लियरली एक पॉइंट बोला गया था कि जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि मरने का भी अधिकार है, लेकिन इसमें क्लोज जोड़ा गया, बार बार बोलते हैं टर्मिनली इल का। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये यूथनेशिया भारत में एक्सेप्ट किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको हमारी वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कीजिए ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, हमारे पास में लगभग सभी एग्जाम्स केवल और केवल 11 रुपए में उपलब्ध है। ये उन बच्चों के लिए सुविधा है जो किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो बच्चे घर पर तैयारी नहीं कर पा रहे। तो उन सभी को क्या करना है, राज जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको सारे कोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।